इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिविटी एंड बायस। ये हमारा विषय रहेगा। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता और बायस मतलब पूर्वाग्रह। देखिए, पहले भी हमने इस बात पे चर्चा की थी कि यदि इतिहास घटनाओं का विवरण है तो कौन सी घटनाएं इतिहास में दर्ज होंगी, यह काम एक इतिहासकार करता है। और जब वह यह चुनता है, अपनी पसंद की घटनाओं को चुनता है, तो उसके पूर्वाग्रह आ जाते हैं। पूर्वाग्रह यानी जिस वाद को वो फॉलो करता है, जिस आइडियोलॉजी को वो फॉलो करता है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो नेशनलिस्ट हो, राष्ट्रवादी हो, मार्क्सवादी हो, या फिर किसी अन्य विचारधारा से प्रभावित हो, तो उस विचारधारा से प्रभावित होकर ही वह अपने पसंद की घटनाओं को इतिहास कहता है। वो ये मानता है कि ये घटनाएं ही सबसे अधिक ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। और जब घटना चुनने में ही पूर्वाग्रह है, बायस है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, तो ये बात भी बहुत स्पष्ट हो जाती है कि उनके इंटरप्रिटेशन यानी उनकी व्याख्या भी निरपेक्ष नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव नहीं होगी, सापेक्ष होगी। उसमें भी इतिहासकार अपना दृष्टिकोण अवश्य रखेगा। तो इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि क्या इतिहास का लेखन, तथ्यों का चयन और उनकी व्याख्या जो है वो ऑब्जेक्टिव हो सकती है क्या, निरपेक्ष हो सकती है क्या। तो अधिकतर जो पास्ट है उसके प्रति जो एक इतिहास का नज़रिया है, वह उसके खुद के आउटलुक पर डिपेंड करता है, उसकी आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है, उसके पूर्वाग्रहों पर, उसके विशेष सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इतिहास हर जनरेशन के लिए दोबारा लिखा जाना चाहिए, हर पीढ़ी के लिए इतिहास दोबारा लिखा जाना चाहिए, क्योंकि लिखने का परिप्रेक्ष्य बदल गया, सामाजिक परिस्थितियाँ बदल गईं। जो मुझसे पहले के इतिहासविद रहे होंगे, उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ अलग थीं, राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग थी, सांस्कृतिक उनका प्लेसमेंट अलग था, और मेरी जनरेशन के इतिहास लिखने वालों का बिल्कुल अलग नज़रिया है, क्योंकि उनके आसपास का परिवेश पूरी तरह बदल चुका है। इसलिए हिस्ट्री मस्ट बी रीरिटन फॉर एवरी जनरेशन। अब यह भी यहाँ पे हमारे मन में सवाल उठना चाहिए कि हम इतिहास को पूर्णतया निरपेक्ष होने का उस पर निरपेक्ष होने का दबाव क्यों डाल रहे हैं। वाई शुड हिस्ट्री बी ऑब्जेक्टिव? इतिहास निरपेक्ष क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि साइंस की प्रगति और उसकी तथाकथित उच्च स्थान के कारण हम चाहते थे कि इतिहास को भी वैसा ही दर्जा प्राप्त हो जैसा कि विज्ञान को है। और विज्ञान की सबसे पहली विशेषता यही है कि वो निरपेक्ष है, ऑब्जेक्टिव है। तो इतिहास में भी ऑब्जेक्टिविटी की खोज यहीं से आरंभ होती है। और ना सिर्फ वह निरपेक्ष हो, बल्कि जब जब उसका परीक्षण किया जाए, उसको वेरीफाई किया जाए, तब तब उसकी ऑब्जेक्टिविटी सिद्ध हो, निरपेक्षता सिद्ध हो। तो सबसे पहले ये बात आती है कि ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ क्या है, निरपेक्षता का अर्थ क्या है। यहाँ पर इतिहासकार कहते हैं, द वर्ड इज़ मिसलीडिंग, यानी कि यह शब्द जो है ये आपको गुमराह करने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी तभी आती है जब आप दृश्य और दृष्टा के बीच एक अंतर स्थापित कर सकें। यानी कि यदि मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ तो उस चीज़ से मेरा संबंध स्थापित ना हो, वो चीज़ अलग रहे, मैं अलग रहूँ। ऐसा होता नहीं है। हम गुलाब देखते हैं तो कहते हैं बड़ा सुंदर गुलाब है, कितनी अच्छी खुशबू वाला है, तो हम उस गुलाब से जुड़ गए। तो साइंस जो है वह दृष्टा और दृश्य के बीच एक गैप रखती है ना। हम ये नहीं कहते कि ऑक्सीजन खूबसूरत है, ये वाला मॉलिक्यूल बड़ा सुंदर है। एक मॉलिक्यूल हमारे लिए सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है। तो ये कहते हैं कि सोशल साइंस में ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच में
यानी जिसको देखा जा रहा है और जो देख रहा है उसके बीच में गैप, उसके बीच में अंतर लाना असंभव है। रिजिड सेपरेशन आप नहीं कर सकते हो। और फैक्ट्स इसलिए ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते, तथ्य इसलिए निरपेक्ष नहीं हो सकते क्योंकि वे तथ्य बने ही इस वजह से हैं कि उन्हें किसी के द्वारा प्रधानता दी गई है, उन्हें इम्पोर्टेंस दी गई है, उनका सिग्निफिकेंस सिद्ध हुआ है। और सिग्निफिकेंस सिद्ध होते ही फैक्ट्स के साथ एक हिस्टोरियन की आइडियोलॉजी जुड़ जाती है। तो ऑब्जेक्टिविटी यदि हम ढूंढ रहे हैं इतिहास में, तो वह तथ्यों की ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती, वह तथ्य और उनकी व्याख्या के विषय में हम ऑब्जेक्टिविटी की बात कर सकते हैं, निरपेक्षता की बात कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी के कुछ मुख्य कारक भी होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहली बात, एक ही स्थिति के बहुत सारे विवरण और सभी विवरण स्वयं को सत्य के सर्वाधिक निकट होने का क्लेम करें। एक घटना घटती है इतिहास में और उसके 3 या 4 विवरण या उससे कहीं ज़्यादा विवरण हमें प्राप्त होते हैं और हर विवरण ये कहता है कि वह सबसे ज़्यादा सही है। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन, यानी हमने उन सब विवरणों में से किस विवरण को चुना। और तीसरी बात है हिस्टोरिकल स्केप्टिसिज्म, यानी कि एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के आने तक उन तथ्यों के विवरणों की व्याख्या बदल जाए। तो जब हम ये प्रतिमान देखते हैं तो ये प्रश्न हमारे मन में आता है कि इतिहास निरपेक्ष क्यों नहीं हो सकता। इसमें सबसे पहली बात है कि लिखित इतिहास कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकता। रिटन हिस्ट्री कैन नेवर बी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि लिखने वाले पर यह डिपेंड करता है या निर्भर करता है कि वो क्या लिख रहा है, किस नज़रिए से लिख रहा है। और जहाँ बात दो ऐसे हिस्टोरियंस के बीच में आती है जो अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, अलग अलग वादों को फॉलो करते हैं, तो वह कभी भी एक मत नहीं हो सकते। दूसरी बात, तथ्यों का चयन जो है वह एक इतिहासकार का वैल्यू जजमेंट है। जैसे पहले भी कहा मैंने कि मैं उन्हीं तथ्यों को चुनूंगी जिससे मेरे हित सध रहे हों अथवा जो मेरी विचारधारा को सूट करते हों। अब आप कश्मीर का उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि कश्मीर का मामला है। अब कश्मीर की घटना में उसका क्या स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशनल, वहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके अलग अलग पक्ष हैं और सभी पक्ष ये दावा करते हैं कि वे सही हैं, है ना। और सभी पक्ष वही तथ्य चुनते हैं जो उनकी विचारधारा से मेल खा रहे हों, बाकी अन्य तथ्यों को छोड़ देते हैं। तीसरी बात, प्रत्येक ऐतिहासिक विवरण एक घटना के कुछ पहलुओं को ही दर्शा सकता है और कुछ पहलुओं को दर्शाने के लिए वहीं पर सब्जेक्टिविटी आ जाती है, सापेक्षता आ जाती है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें कि यदि यह इंक्वायरी सेलेक्टिव नहीं हो, ये तथ्यों का चयन चुनिंदा ना हो, तो हम किसी भी एक विशेष मुद्दे को सॉल्व नहीं कर सकते। तब तो हम तथ्यों में और उसके विवरणों में उलझ के रह जाएंगे। तो कॉलिंगवुड ये कहता है कि तथ्यों का संकलन तो निरपेक्ष हो सकता है, लेकिन आर्ट ऑफ थिंकिंग इज सब्जेक्टिव। सोचने की जो कला है वह सापेक्ष है। तथ्य एक जैसे हो सकते हैं पर उनका निष्कर्ष अलग अलग मिल सकता है।
वहीं ट्रेवलियान कहते हैं, इतिहासकार ट्रेवलियान कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ इल विल एंड सिंपैथी इज़ नेचुरल। किसी भी घटना के लिए, विवरण के लिए दुर्भावना और उसके साथ सहानुभूति एक बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है, बहुत ही प्राकृतिक चीज़ है, इससे आप बच नहीं सकते। और कार का कहना है, कार कहते हैं नंबर 1 बात कि आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को अलग अलग नहीं कर सकते, दृश्य और दृष्टा को अलग अलग नहीं कर सकते। दूसरी बात, इतिहास का अर्थ ही है कि आप अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करें, क्योंकि हो सकता है उस ऐतिहासिक घटना के समय आप वहाँ मौजूद नहीं थे, तो उस घटना को नैरेट करने के लिए आप अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे, और कल्पना शक्ति का प्रयोग करते ही जो है आपका पर्सनल इम्पैक्ट सामने आ जाएगा। और तीसरी बात यह है कि आप विगत की वही घटनाएं सामने लाते हैं जो आपके प्रेजेंट से, आपके वर्तमान से मेल खाती हैं। जो आपके वर्तमान से मेल नहीं खाती घटनाएं, वो उनको आप सामने नहीं लाना चाहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या एक वस्तुनिष्ठ इतिहासकार क्या होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हम गिन लेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पास्ट कभी भी एक निरपेक्ष तथ्य नहीं है, क्योंकि वह परसेप्शन द्वारा जाना जाता है, वह आपके विचार द्वारा जाना जाता है। आप उस पर मनन करते हैं, विचार करते हैं, तभी आप इतिहास की घटनाओं को जान सकते हैं। यानी कि नॉलेज ऑफ पास्ट इज़ ऑलवेज इनडायरेक्ट। ये हमने पहले भी एक जगह पढ़ा था कि मान लीजिए कोई 15वीं शताब्दी में घटना घटी थी और उसके बारे में एक 17वीं शताब्दी का इतिहासकार लिखेगा, जिसे आज हम 21वीं शताब्दी में पढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा नॉलेज कितना इनडायरेक्ट हो गया है, डायरेक्ट नॉलेज नहीं है ये, है ना। दूसरी बात, कार्य कहते हैं कि निरपेक्ष इतिहासकार का मतलब यह नहीं है कि वह अपने सही तथ्य चुन रहा है, नॉट दैट ही गेट्स हिज फैक्ट्स राइट। तथ्य सही चुनना एक निरपेक्ष इतिहासकार का काम नहीं है, लेकिन उनमें राइट स्टैंडर्ड्स ऑफ सिग्निफिकेंस अटैच करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। कार का कोट मैं आपको बता देती हूँ। वो कहते हैं, नॉट दैट ही गेट्स हिज फैक्ट्स राइट बट रादर ही चूजेस राइट फैक्ट्स। तथ्यों को सही करने में अपना समय ज़ाया नहीं करता, वह सही तथ्य चुनता है और अप्लाइज राइट स्टैंडर्ड ऑफ सिग्निफिकेंस। तीसरी बात यह है, एक निरपेक्ष इतिहासकार वही होता है जो अपने आसपास के परिवेश से ऊपर उठ के जो है एक लिमिटेड वर्जन को छोड़े, एक सीमित दृष्टिकोण को छोड़े और एक व्यापक दृष्टिकोण को पकड़ ले। यानी कि समाज में तथा इतिहास में उसकी स्थिति की सीमित दृष्टि से ऊपर उठने की क्षमता हो और भविष्य के प्रति अपनी दृष्टि को वो इस प्रकार निरूपित कर सके कि अतीत का उससे सम्यक अवबोध हो सके। लेकिन जॉन पासमोर जो हैं, JOHN PASSMORE, जॉन पासमोर जिनकी किताब है द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ हिस्ट्री, वो कुछ मानक तय करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डायरेक्ट रेफरेंस टू फैक्ट, तथ्यों को सीधा संबोधन। दूसरा, जो विवरण आप दे रहे हैं वह अपनी तरफ से कुछ नहीं कहे, बल्कि सब व्यक्तियों के लिए वह एक जैसा ही अर्थ प्रदान करे। यानी मैं जो तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करूं वो मेरे लिए भी वही अर्थ रखे जो आपके लिए रखता हो और किसी तीसरे के लिए। एक यूनिवर्सल मीनिंग सबके लिए एक जैसा हो, जैसे साइंस में होता है
कि चाहे आप दुनिया के किसी भी भाग में रहें, कुछ फॉर्मूले जो हैं वो एक ही जैसे काम करते हैं, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, पानी का। इसी प्रकार से ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भी ऐसा हो कि जब मैं कुछ आपसे बात कहूँ तो हर व्यक्ति के लिए वह एक सा ही अर्थ रखे। तीसरी बात, जॉन पासमोर कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव इंक्वायरीज में जो कंक्लूजन आते हैं वे सब जगह से सर्वसम्मति प्राप्त हों, यानी उसमें सभी लोग अपनी सर्वसम्मति दें। तो और चौथी बात वो कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिविटी इतनी मुश्किल चीज़ है कि एटॉमिक फैक्ट्स, जो बहुत छोटे छोटे तथ्य हैं, जो बहुत बेसिक तथ्य हैं, बहुत ही मूल, जिन्हें आप रीढ़ की हड्डी कह चुके हैं पहले, ऐसे तथ्य ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो ये सब जो हैं निरपेक्षता के कुछ मानक हैं। और इस संदर्भ में नेमर कहता है, NAMER, नेमर कहता है कि भाई फंक्शन ऑफ हिस्टोरियन इज अकिन टू दैट ऑफ अ पेंटर नॉट अ फोटोग्राफर, कि एक इतिहासकार का काम जो है वो एक चित्रकार की तरह है, एक फोटोग्राफर की तरह नहीं है। अब क्या फ़र्क है चित्रकार और फोटोग्राफर में? फोटोग्राफर तो वही फ़ोटो खींचता है जो उसे दिख रहा है, एकदम निरपेक्ष फ़ोटो खींचेगा। यदि बादल छाए हुए हैं तो फोटोग्राफर अगर एक फ़ोटो खींच रहा है तो आपकी फ़ोटो में भी बादल आएंगे, या किसी पेड़ का जो रंग है वही फ़ोटोग्राफ में आएगा। लेकिन पेंटर क्या होता है? पेंटर अपनी कल्पना शक्ति से उसमें कुछ घटा देता है, कुछ बढ़ा देता है, कुछ हो सकता है बादलों में सूर्य दिखा दे वो। तो नेमर कहते हैं कि एक इतिहासकार का काम जो है वो एक पेंटर का है, फोटोग्राफर का नहीं है। इसका मतलब तथ्यों को ज्यों का त्यों रख देना एक इतिहासकार का काम नहीं है, उसमें अपनी कल्पना शक्ति का रंग भरना एक इतिहास का काम है। तो ये हमने देखा कि क्या इतिहास निरपेक्ष हो सकता है। कुछ फैक्ट्स हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं, कुछ मूल तथ्य हैं, वो तो निरपेक्ष हो ही सकते हैं, लेकिन उन तथ्यों की जो व्याख्या है, जो परिवेश है, और जो इतिहासकार का खुद का एक बैकग्राउंड है, वो जो है वह ऑब्जेक्टिव होना बड़ा मुश्किल है। और इसी में जो है इतिहास का रस छुपा है।